अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर आज़ाद और हमारा चैनल है खबरें.tv.net। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी शमशाद मागड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शमशाद मागड़ साहब, ईद की काफ़ी आपने छुट्टियां गुजारी और हमने भी गुजारी और काफ़ी दिनों के बाद आज प्रोग्राम करने के लिए हम बैठे हैं दोनों इकट्ठे। लेकिन सूरत हाल जो है वो बड़ी तब्दील हो गई है। वो तब्दील इस तरीके से कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी सारी क़यादत को इंग्लैंड तलब कर लिया है। आपके ख्याल में इसके पस पर्दा क्या हो सकता है? राय साहब देखें, कल जो कौमी असम्बली में करारदाद मज़म्मत मुस्लिम लीग नून ने मंजूर कराई है अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर कि अफवाज पाकिस्तान के हवाले से जो गुफ्तगू की जा रही है वो नहीं होनी चाहिए, तो मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये मियाँ नवाज शरीफ जो इस पर तिलमिला उठे हैं और उन्होंने सबको वहाँ पे बुलाया है, क्योंकि सबको पता है कि जनाब बाजवा साहब भी वहीं हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी वहीं हैं, मरीम नवाज साहिबा भी वहीं हैं और इमरान खान साहब भी वहीं हैं। चूँकि बज़ाहिर तो ये करारदाद मज़म्मत जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ है, लेकिन जब आप इसके बाकी उराक पलटेंगे यानी इस पूरी किताब को देखेंगे तो फिर ये दर हकीकी ये चार्जशीट है मियाँ नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ और उनके बयानिए के ख़िलाफ़, मरीम नवाज साहिबा के ख़िलाफ़ और उनके बयानिए के ख़िलाफ़। तो मुझे पूरा यकीन है कि मियाँ नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को इसीलिए वहाँ पे बुलाया कि आपने ये जो करारदाद मज़म्मत पेश की है ये इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं है, ये मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज के ख़िलाफ़ है। और अभी आप देखें कि परसों ही मरीम नवाज का जो बयान था वो भी तो इदारों के हवाले से जिसकी वो वजाहतें भी देते रहे मियाँ शहबाज शरीफ साहब। तो मैं ये समझता हूँ ये बयानिया जो था ये मियाँ नवाज शरीफ का था और करारदाद मज़म्मत के ज़रिए मियाँ शहबाज शरीफ ने ये सेरा जो है जनाब इमरान खान के साथ बांधने की कोशिश की है और इस पर कल बड़ी वहाँ पर लंदन में ले दे होगी। मागर साहब, इसका मतलब हम ये समझें कि वो जो हम एक पंजाबी में कहते हैं कि कहना तीनों तो सुनाना नूनू, तो आपके ख्याल में ये ऐसा ही है कि ये बल्कि दोनों को सुना दिया गया है और दोनों को कह दिया गया है कि अब इस तरीके से नहीं चल सकेगा? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। नहीं, किसने सुना दिया? एक तो करारदाद के जरिए उन्होंने, करारदाद से पहले ISPR की एक प्रेस रिलीज भी आई, वो भी देखें हवाई फायरिंग थी, उसमें भी उन्होंने डायरेक्ट किसी को नामजद नहीं किया। उन्होंने ना मरियम को कहा, ना इमरान खान को कहा, ना नवाज शरीफ को कहा। उन्होंने कहा कि जो पाक फौज के खिलाफ बात करेगा, जो पाक फौज को सियासत में घसीटेगा, घसीट तो देखें ना, यहाँ जो अपोजिशन में वो भी किसी फौज को सियासत में घसीट रहे हैं, जो हुकूमत में है वो भी घसीट रहे हैं। और जहाँ तक करारदाद मज़म्मत वाली बात है तो मियाँ शहबाज शरीफ पे तो पहले ही ये लेबल है कि वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं। खुद मरीम नवाज साहिबा कई बार कह चुकी हैं कि मेरे चचा जो हैं वो मुफाहमत पसंद सियासत करते हैं। और दूसरी बात यह है कि राजा साहब अभी देखें कि हुकूमत जो है मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, उसमें वो वज़ीर आज़म बन गए, हमजा शहबाज जो वज़ीर आला बन गए। और अगर किसी को कुछ नहीं मिला तो वो मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज हैं, बाकी तो इत्तेहादियों को भी बहुत कुछ मिल रहा है और मिलेगा आने वाले वक्त में अगर ये हुकूमत आगे चलती है। तो एक तो ये बात होगी जो करारदाद मज़म्मत के हवाले से देखें, उसके बाद जो है वो तेज़ी आई है सियासत में। और दूसरा राजा साहब ये 100% कन्फर्म है कि इलेक्शन के लिए काफ़ी दबाव है, इमरान खान का अपना भी दबाव है और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि ये इलेक्शन हो और जो पावर में आए तो वो आके इक़्तिदार संभाल ले। तो ये जो हुकूमत है ये लूली लगड़ी सी हुकूमत है। मगर साहब, ये तीन नुक्ते मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक, कुछ दिन पहले बयान आया इसहाक डार साहब का, उन्होंने फरमाया कि अक्टूबर में इलेक्शन होने चाहिए। दूसरा नुक्ता ये कि आपको पता है कि जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जा रहे थे तो उसके फ़ौरन बाद जिसको प्राइम मिनिस्टर बनाने का ख्याल था वो पहले मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को था। क्योंकि वो उस वक्त MNA भी नहीं थे, लेकिन अचानक फिर ये ख्याल आया कि ये शायद खाकान अब्बासी साहब को बनाना चाहिए, तो शायद खाकान अब्बासी साहब को बना दिएगा। तो दूसरा नुक्ता मैं ये बयान करता हूँ आपके सामने कि शायद खाकान अब्बासी साहब अभी इंग्लैंड में या होके आ गए हैं या कुछ दिन पहले वो वहाँ रहे और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बड़ी के साथ उन्होंने तवील मुलाकातें की और डिस्कस किया। और उनकी मीटिंग्स के बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो तीसरा नुक्ता यह है कि सीनियर क़यादत को वहाँ बुला लिया। तो अगर इसकी कड़ियाँ मिलाएं इन तीनों चीज़ों की तो आप उसमें से क्या रस निकालते हैं, क्या जूस निकालते हैं, क्या ख़बर निकालते हैं? देखें, ख़बर उसमें तो राजा साहब जो मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो मैं ये समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ ने तो सिर्फ उनको मजबूरी के आलम में उनको नामजद कर दिया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रज़ा बिल जबर जो हुई थी वो इमरान खान ने
मियां नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दे दी थी। इसी तरीके से मजबूर होकर मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा के लिए नामजद कर दिया, क्योंकि जो मेन इत्तेहादी मेन प्लेयर जो थे आसिफ अली जरदारी साहब थे। और आसिफ अली जरदारी साहब का वो जुमला भी आपको याद है जो उन्होंने कहा था कि मेरे कैंडिडेट वजारत उज़्मा के जनाब मियां शहबाज शरीफ हैं। और इस वक्त जितनी सियासत को इंजॉय कर रहे हैं वो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब हैं, क्योंकि इमरान खान वर्सेस शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून वर्सेस इमरान खान, ये सारा तो वही चल रहा है। वो एक दूसरे को ब्लेम गेम और जो कुछ भी हो रहा है, तो जरदारी साहब तो इंजॉय कर रहे हैं। और तीसरा जो पहलू जरदारी साहब इंजॉय कर रहे हैं कि लंदन में बैठे हुए शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ जो हैं वो भी मुतमिन नहीं है। उनको भी ये कहा जा रहा है कि अगर ये जितने बाकी मांदा मुद्दत है अगर शहबाज शरीफ पूरी कर गए तो फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो हमजा और मियां शहबाज शरीफ की होगी, मरियम नवाज और मियां साहब फारग हो जाएंगे। ये इसीलिए वहाँ पे इजलास बुलाया गया, वरना तो अगर उन्होंने रोज़े कैसे गुजरे, ईद मुबारक, वो तो आप वैसे भी उनको मुबारकबाद दे सकते थे। अच्छा, एक और बड़ा अहम नुक्ता है, अभी फैसला होना है जो मुनर्रफ अरकान थे सूबाई असम्बली के पंजाब के, उनका मेरा ख्याल है 1-2 दिन में फ़ैसला होने वाला है। तो उस हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या हमज़ा शहबाज शरीफ की वज़ारत आला वो ख़तरे में है या नहीं? नहीं राजा साहब, देखिए ये जो वजारत आला वो जैसी सूरत हाल पंजाब में वैसी सूरत हाल वफाक में भी है, तो लेकिन ऐसी नहीं है ना। मुस्लिम इनके पीटीआई के जो मुनर्रफ अरकान है कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब बात आगे चली गई है। अब अगर वो वापस आएंगे, ऐसा नहीं है कि बुज़दार का इक़्तिदार वापस आ जाएगा, या अगर अरकान कौमी असम्बली जो है वो पीटीआई के वापस आ जाएंगे तो इमरान खान का इक़्तिदार वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं। बल्कि अब अगले इलेक्शन की तरफ जाना है कौम ने, वो अब फैसला होना है। मेरा ख्याल है कि कल लंदन में ये भी फैसला हो जाएगा कि हम फौरी तौर पे इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, बजट के बाद इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, या बाकी मानदा मुद्दत पूरी करके इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये मुसद्दका ज़राए की खबरें हैं कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी हमारी अब चाहती है कि इलेक्शन हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, चूँकि दोनों तरफ से रगड़ा जो है, सैंडविच जो है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को बनाया जा रहा है। अच्छा मांगर साहब, जो इलेक्शन की बात है ये बहुत बड़ा मुतालबा है पीटीआई का, और पीटीआई का ये जो मुतालबा है उसमें वो खाली ये नहीं कह रहे कि इलेक्शन करवाएं, वो 2-7 चीज़ें और भी रख रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक दें, और दूसरा वो कह रहे हैं कि जो वोटिंग की इलेक्ट्रॉनिक मशीन हमने बनाई है वो यूज़ की जाए। तो आप क्या समझ, और तीसरी बात वो ये भी कहते हैं माफ़ी चाहता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन है ये इस वक्त गैर जानबदार नहीं रहा, तो इसको भी तब्दील करें। तो क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन के साथ साथ जो इमरान खान साहब के ये मुतालबे हैं, पीटीआई के ये मुतालबे हैं, वो भी माने जाएंगे? राजा साहब देखें, जब इलेक्शन होते हैं तो मुतालबात, जिस तरह अब इमरान खान जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, जलसे जुलूस पे आए हुए हैं, मुतालबात बेशुमार रखे जाते हैं, लेकिन सारे मुतालबात आपके माने नहीं जाते। एक हद तक आपके मुतालबात माने जाते हैं। अगर 5 मुतालबात हैं, 2 मान लिए जाएं, ये भी आपके लिए विन विन पोजीशन होती है। मिसाल के तौर पे अभी अगर फौरी तौर पे इलेक्शन की ही बात मान ली जाए तो ये भी इमरान खान की एक बड़ी अचीवमेंट होगी। और जहाँ तक ये बात है कि ओवरसीज़ के हवाले से, EVM मशीनों के हवाले से, मेरा ख्याल है कि अगर इलेक्शन की तरफ कौम चली जाती है तो सारों सब के लिए एक जैसी सूरत हाल होगी। और जहाँ तक इलेक्शन कमीशन के गैर जानबदार होने का ताल्लुक है, राजा साहब आपको पता है इलेक्शन कमीशन फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम हो, सरदार रज़ा खान साहब हों, या मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हों, तो वो मामला नहीं है। उन्होंने कुछ जाके वहाँ पे जो डब्बे हैं जहाँ पे पोलिंग होती है वो कोई उन्होंने नहीं चेंज करने होते। वो यहाँ पे बैठे होते हैं, हेलीकॉप्टर में 1-2 पोलिंग स्टेशन का दौरा करते हैं। तो इलेक्शन हमारे मुल्क में जिस तरीके से होते हैं, जैसे धांधली होती है, मकामी तो लोग जैसे धांधली करते हैं, वो धांधली का जो फार्मूले वो अलग ही हैं। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं कहता कि जनाब गुजरांवाला के 10 पोलिंग स्टेशन पे धांधली करवा दी जाए, वो फार्मूले और हैं। लिहाजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर ये हुक्म आ गया कि धांधली नहीं होनी है तो धांधली नहीं होगी। तो अगर जिन्होंने जहाँ धांधली करनी है तो फिर वो जहाँ धांधली होना होती है वहाँ हो ही जाती है। अच्छा मांगर साहब, एक और बड़ा थोड़ा सा ट्रिकी सा सवाल है, लेकिन एक और सवाल बहुत मेरे जहन में गूंजता है कि क्या इलेक्शन का ऐलान हो जाता है और इमरान खान साहब का एक और बहुत बड़ा मुतालबा है, और वो मुतालबा ये है कि ये जो लेटर के हवाले से है, आप इसकी एक कमीशन के ज़रिए इसका जो है तय पांचा कराएं, पता लगाएं कि इसके ये कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, कौन इसका हैंडलर है। तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान इलेक्शन से पहले इलेक्शन का ऐलान हो गया तो वो इसको भूल जाएंगे, और अगर वो इक़्तिदार में आ गए तो वो सबसे पहले इसी का एक फ़ैसला करेंगे, एक कमीशन बनाएंगे और कहेंगे कि जिसका बताएं अवाम को, दुनिया को बताएं कि कौन कौन इसके पीछे? आपका क्या ख्याल है? और राजा साहब, जो इंतखाबी नारा होता है ना,
जब वो पार्टी इक़्तिदार में आती है उसको याद भी नहीं होता कि मैंने क्या नारा लगाया था। मैं मिसाल दूंगा, मिसाल के तौर पे इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद जो था, 9 सितारे जो थे, उनका तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा जो थी, जब वो ज़ियाउल हक़ ने आके इक़्तिदार संभाल लिया, उनको अपनी मजलिस शुरा में सारे 9 सितारे ले लिए, तो किसी को निज़ाम मुस्तफ़ा याद है कि कहाँ गया निज़ाम मुस्तफ़ा नाफज होना था। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उससे पहले रोटी कपड़ा और मकान, भुट्टो साहब 4 साल रहे, उसके बाद पार्टी कितनी दफ़ा इक़्तिदार में आई, रोटी कपड़ा और मकान क्या पाकिस्तान के हर शहरी के पास है? ये नारे होते हैं। अब मिसाल के तौर पे जनाब इमरान खान साहब के नारा पास है ये मुरासला बस एक इंतखाबी एक नारा है और ख़ूबसूरत नारा है। इस पे वो लोगों को अपना गिरविदा बनाए हुए हैं। जब वो खुद इक़्तिदार में आए, बल्कि इक़्तिदार में आने की दूर की बात है, अभी वो खुद अपने जलसों में कहते हैं कि हम अमेरिका से लड़ना नहीं चाहते, मैं अमेरिका का दुश्मन नहीं हूँ, मैं अमेरिका का दोस्त हूँ, साथ ही हल्का सा कह देते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अमेरिका और हमारे दरमियान दोस्ती जो है वो बराबरी के लेवल पे होना चाहिए। अमेरिका हमसे हमारे साथ इज्जत के साथ बात करे। इससे पहले राजा साहब अमेरिका ने हमारे साथ बड़ी बड़ी वारदातें की हैं, तो किस हुक्मरान ने वहाँ पे कमीशन बैठाए हैं? कौन से, अगर कोई कमीशन बैठाया भी है तो क्या रिजल्ट है? मिसाल के तौर पर एबटाबाद कमीशन का क्या रिजल्ट आया? 0। तो अगर इमरान खान साहब के इस मुरासले पे कमीशन बैठे भी 0, और इसका रिजल्ट तो आ भी चुका है। पहले फौज ने कह दिया कि जी ये साजिश को छोड़े, उन्होंने कहा जी धमकी अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। कल शहबाज शरीफ ने कह दिया कि धमकी अमेज़ अल्फाज कह दिए गए हैं। अब उसके बाद आप क्या इतनी ताकत रखते हैं कि जी हमें धमकी क्यों दी गई? क्या आप पुतिन के जितनी जरूरत रखते हैं कि आप कहें कि जी अब हम अमेरिका के दांत खट्टे कर देंगे, आप अपने ही दांत खट्टे कर लेंगे? ये कुछ भी नहीं, बस चूंकि टाइम बड़ा कम है, मेरे पास 2 सवाल और हैं। एक सवाल तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक खबर है जिसकी किसी ने तरदीद नहीं की, और ये कहा गया कि इमरान खान ने 2 अहम शख्सियात के फ़ोन जो है ब्लॉक कर दिए, और इजाज़ुल हक़ साहब एक अपने ट्वीट में कहते हैं कि उनके नंबर खोलो और खोलने चाहिए, और साथ वो ये भी कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो कराने नहीं चाहिए, बल्कि जितनी जल्दी हो उतने कराने चाहिए। तो क्या इसका क्या मकसद है? क्या ऐसे हालात पैदा हो गए कि आपको मोबाइल के कनेक्शन के ज़रिए ही बात करना होती है, आपका कोई और ज़रिया नहीं है? आप और इमरान खान इससे क्यों इतराब कर रहा है कि वो मोबाइल नंबर नहीं खोल रहा? देखें, पहली तो बात है राजा साहब, मुझे सच्ची बात है, मुझे तो नहीं पता किसके नंबर उन्होंने ब्लॉक किए हैं। लेकिन जहाँ तक इजाज़ुल हक़ साहब की बात है, वो इमरान खान साहब को महीना 1.5 पहले मिले थे पर्सनली, ज़ाती तौर पे जाके। और इजाज़ुल हक़ साहब जिस रैकेट के आदमी हैं, जो उनका ग्रुप है रावलपिंडी में वो रहते हैं, लेकिन हल्का उनका बौलनगर की तरफ, हाँ जी। तो उनका जो उनके चूँकि ख़ुद वालिद मोहतरम जो है वो 11 साल सदर रहे, आर्मी चीफ रहे, लिहाजा उनकी ख़बर को रद्द नहीं किया जा सकता। एन मुमकिन है कि इमरान खान ने किसी का फ़ोन जो है वो बंद किया हो, ब्लॉक किया हो, इजाज़ुल हक़ साहब कह रहे हैं। लेकिन राजा साहब जो आप ये बात कर रहे हैं कि क्या टेलीफोन पे बात हो सकती है? देखिए, यारों दोस्तों का जो माहौल है वो टेलीफोन पे मैसेज करके, मसलन सुबह का गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज के चेक किया जाता है कि यार राज़ी है नहीं, ये नहीं। अगर नंबर ही ब्लॉक हुए तो किस तरह पता लगेगा कि यार राज़ी ने कि नहीं? मांगर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि 20 तारीख को इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मैं ऐलान करूँगा, मार्च की तारीख का ऐलान करूँगा, और उसके लिए उन्होंने बहुत तवील किस्म का और बड़ा एक मजबूत किस्म का लाएअमल बनाया है, और बहुत उन्होंने इजलास किए हैं, किस किस तरीके से उसके सारे ABC सारी उन्होंने तय कर लिया। और जब उनसे कोई कहता है जो मुबैना तौर पे कि आप मीटिंग कर लें, आप क्यों नहीं मीटिंग करते, तो उन्होंने कहा कि मैंने जो इस वक्त एक इसका अपने मार्च का एक रोप बनाया हुआ है, एक उसका मोमेंटम कायम किया हुआ है, अगर मैंने मुलाकात की तो वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता, अगर किसी ने मेरे से मुलाकात करनी है, बात करनी है, तो पहले इलेक्शन अनाउंस करें। आप धरने को किस नज़र से देखते हैं? आप क्या समझते हैं कि ये धरना वाकई जो है वो एक डिफाइनिंग मोमेंट होगा और गेम चेंजर होगा और बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा? देखिए राजा साहब, अगर इमरान खान साहब धरना देने के लिए आते हैं तो उनको पिछले धरने जैसे माहौल नहीं मिलेगा। एक तो पिछली दफ़ा उनके साथ उनके सियासी कज़न मौजूद थे, जब उनका क्राउड नहीं होता था तो सियासी कज़न का क्राउड होता था, और सियासी उनके जो कज़न ताहिरुल कादरी साहब जो हैं
वो खालिस्तन मजहबी जो उनके पैरोकार हैं उनको साथ लेके आए हुए थे, जो दिन रात वहीं पे रहते थे, कपड़े भी वहीं पे धोते थे, खाने वाने बिल्कुल मेले का समा था डी चौक में। लेकिन इस दफ़ा इमरान खान को अकेले आना पड़ेगा, और फिर इमरान खान का क्राउड जो है आपको पता है मम्मी डैडी क्राउड है, बर्गर ज़्यादा हैं उसमें, बर्गर फैमिलियाँ ज़्यादा हैं। लेकिन चूँकि आसपास जो बड़ी मार्केटें हैं डी चौक के इर्द गिर्द जो हैं वहाँ पर बर्गर तो काफ़ी मिल जाते हैं। लेकिन पिछली दफ़ा जब इमरान खान साहब यहाँ पर आए थे तो उस वक़्त मियाँ नवाज शरीफ को जनरल बाजवा साहब से बहुत गिले थे, और वो जब ऐसा ऐसा सराहियत करते हुए इमरान खान आप पारा से आगे जा रहे थे तो ये भी कहा जाता था कि इनको हमारे जो पिंडी वाले हैं वही इनको आगे लेके जा रहे हैं, ये मोहर लगी हुई थी। तो राजा साहब इस दफ़ा अगर इमरान खान आते हैं और उनको डी चौक तक पहुंचना उनके लिए काफ़ी मसला होगा। लेकिन डी चौक तक पहुंचने के लिए अगर उनकी अच्छी खासी फैंटी लग जाती है तो यकीन माने फिर पीटीआई का एक नया जन्म होगा, और पीटीआई जो है वो पीपल्स पार्टी की वाकई हकीकी जो है वो जगह ले सकती है। मांगड़ साहब, मैं आप चूँकि वक्त हमारा ख़त्म हो रहा है, मैं आपसे सवाल तो नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं आपसे एक भरपूर इख्तलाफ ज़रूर करूंगा कि जो आप कह रहे हैं कि उनके क्राउड में मम्मी डैडी होते हैं, उनका जो क्राउड केपीके से आएगा वो बड़ा चार्ज क्राउड होगा, और उनकी जो तादाद होगी वो चूँकि वहाँ उनके सूबे में अपनी भी हुकूमत है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, और इनका इस्लामाबाद पहुँचना कोई मुश्किल नहीं होगा। ये ज़रूर है कि वो किसी जगह ख़ास जगह तक शायद पहले ना जा सके, लेकिन जब वो इकट्ठे हो जाएंगे तो वो एक ऐसा ख़तरा, एक ऐसा सैलाब बन जाएगा जिसको रोकना बहुत मुश्किल होगा। नाज़रीन, इस आखिरी हमारे इख्तलाफ से हमारे चैनल को याद रखिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और पाकिस्तान के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह ताला इसको हर किस्म की मुसीबत मुश्किल से आसान बचाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।